क्लास 9 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इसके पहले टिश्यू का पार्ट 1 पढ़े थे। पार्ट 1 में हम ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो प्लांट टिश्यू पे था। इसमें हमने बहुत तरह का टिश्यू आपको बताया था, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सब बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब हमारा फोकस एनिमल टिश्यू के बारे में है, क्योंकि प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें टिश्यू चैप्टर में प्लांट में भी टिश्यू होते हैं, एनिमल में भी टिश्यू होता है। तो प्लांट टिश्यू तो इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने बताया उसको आप समझ गए होंगे। फिर भी किताब से हम पढ़ने की अपील करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि किताब को आप एक बार थोरोली जरूर पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। जो भी डायग्राम है किताब में दिए हुए उसको एक नज़र अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको डायग्राम बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। असाइनमेंट में जो दिया जा रहा है क्वेश्चन वो सब आप बनाएंगे, वो सब हम लोग स्कूल खुलने पर चेक करेंगे आपका कि आपने किया क्या, आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं घर पर या यूं ही मतलब फालतू आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग चेक करेंगे आपको, इसलिए आप कॉन्शियस हो जाएं कि जो असाइनमेंट है और आपका जो सेल्फ स्टडी है ये सब चलना चाहिए साथ साथ। आप भी घर पे कुछ करते रहें। इसके पहले हमने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 ग्रुप में। हमने बताया था कि पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। फिर हमने बताया कि एपिथेलियम टिश्यू बहुत तरह के होते हैं, इसमें तरह तरह का नाम है। स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हमारा फोकस है कि ये एपिथेलियम जो टिश्यू है ये जंतु में कहाँ कहाँ है, किस किस अंग में पाया जाता है और उनका काम क्या है। तो तरह तरह का एपिथेलियम टिश्यू का हमने उस दिन किताब में बताया था कि डायग्राम इसके ऐसे ऐसे होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू में स्क्वैमस है जिसका कोई डिजाइन नहीं होता है, चपटा होता है, एकदम फ्लैट होता है। ये ज्यादातर आपके त्वचा के ऊपर पाया जाता है। आपके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है, फूड पाइप जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट उस नली के अंदर भी है और बाहर से भी है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिव है, ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। किसी तरह का माइक्रोब या किसी तरह का पैथोजन आपके शरीर में नहीं प्रवेश करे, ये सब काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिथेलियम टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम जिसका ये डिजाइन है, ये है ऊपर वाला, आप देख लीजिए, ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, यही है ना। सबसे अब सब जगह लिखा हुआ है, सब डिजाइन बनाया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये जो आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे जो सेल है ये आपका कॉलुमनर एपिथेलियम है। ये घन के आकार का जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये कॉलुमनर एपिथेलियम है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है। ये आपके फूड पाइप के स्टोमैक में ये सब पाया जाता है। ये सब का काम है सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब इसका मेन काम होता है। तो तरह तरह के जो एपिथेलियम टिश्यू है, कि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट, मतलब ये स्ट्रक्चर शब्द डायग्राम से संबंधित है। आप उसका डायग्राम देख करके घर पे प्रयास कीजिए बनाने का। लोकेशन पढ़ के समझिए कि ये आपके शरीर के किस अंग में है, ये है लोकेशन। और फंक्शन का मतलब कार्य क्या है, ये करता क्या है हमारे शरीर के किसी खास अंग में, ये क्या करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने बताया आपको कि
कि स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्टिव है, आपकी त्वचा के ऊपर में है, तो ये क्या करेगा कि आपके शरीर को हीट से, लाइट से, एसिड से, मिनरल से, सब चीज से बचाएगा, माइक्रोब से बचाएगा, अंदर के अंगों में इसको प्रवेश करने से रोकता है, तो ये प्रोटेक्टिव होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम ओविडक्ट में है, स्पर्म डक्ट में है, जहाँ पे स्पर्म को आगे बढ़ना है, ओवम को आगे बढ़ना है, तो ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देता है सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके थायराइड वेसाइकल में होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा, इसका काम एब्जॉर्प्शन है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी काम की चीजें हैं उनको एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से आपका एपिथेलियम तरह तरह का था। उसके बाद हमने बताया मस्कुलर 3 तरह का, वॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी एंड कार्डियक मसल। ये सब बात हमने पिछले दिन आपको बताया। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड से। आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप होता है, उसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू कई तरह के होते हैं, एरियोलर भी कनेक्टिव है, एडिपोज भी कनेक्टिव है, स्केलेटल भी कनेक्टिव है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आते हैं। फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड का मतलब वाटरी सबस्टांस जो है, जो उसी को कहते हैं हम लोग फ्लूइड। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ का नाम आता है। ब्लड और लिम्फ ये 2 चीजें आते हैं। तो पहले आप जानिए कि ब्लड क्या है। आप सबको पता है कंपोजिशन या कंपोनेंट ऑफ ब्लड में क्या है। प्लाज्मा है जो फ्लूइड पार्ट कहलाता है या लिक्विड पार्ट कहलाता है। प्लाज्मा में 3 टाइप के ब्लड सेल तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। एक का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरे का नाम है प्लेटलेट। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट। शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी ही पाए जाते हैं और आरबीसी चपटे होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड लुक्स रेड, ब्लड का रंग लाल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है, बिकॉज इट कैन कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड from one parts of the body to another part of the body। ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता रहता है। ये यही हीमोग्लोबिन है जो कैरियर है रेस्पिरेटरी गैसेस का, और इसी के कारण ब्लड का रंग लाल दिखता है। तो ये आरबीसी हुए। आरबीसी के बाद दूसरा जो ब्लड सेल होता है उसका नाम है डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और ये ल्यूकोसाइट 5 प्रकार के होते हैं। किताब में इसका डायग्राम दिया है बच्चों, हम आपसे कहेंगे कि आप भी देखिए ये ब्लड सेल है आपके, ये सारे आपके ये आरबीसी है और ये तरह तरह के जो है ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है। ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ये आरबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। इसका नाम है अलग अलग न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल, बेसोफिल, तरह तरह के डिजाइन के होते हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का एक ही मुख्य काम है, इम्यूनाइजेशन देता है आपके बॉडी को, प्रोटेक्शन देता है। आपके शरीर में अगर कोई जर्म्स या कीटाणु प्रवेश करते हैं तो उससे ये फाइट करता है, उससे ये लड़ता है। कोई ऐसा भी डब्ल्यूबीसी है जो एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीजन से रिएक्शन करके उसको अंत में न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल वैक्सीन में किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी, यही है वैक्सीन का सिद्धांत। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को जर्म से या कीटाणुओं के दुष्प्रभाव से बचाता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट जो होते हैं ये आपके शरीर के
अंदर ब्लड को जमाने में सहायक होते हैं प्लेटलेट सेल। अब देखिए, ब्लड का जमना अगर शरीर के इनसाइड में हो रहा है तो वो हार्मफुल माना जाएगा, लेकिन शरीर के आउटसाइड ब्लड का जमना यूजफुल है, क्योंकि अगर शरीर के आउटसाइड ब्लड नहीं जमेंगे तो आपका एक्सेस ब्लड शरीर के बाहर निकल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड की कमी से आपकी मौत भी हो जाए। तो बाहर में ब्लड को जमाने का काम प्लेटलेट का है। प्लेटलेट का एक और भी नाम है थ्रोम्बोसाइट, उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एंड प्लेट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग आउटसाइड द बॉडी। ब्लड को जमाने का काम करता है प्लेटलेट। तो इसके तरह तरह के जो टाइप है, इसका स्ट्रक्चर जो है और इसका जो फंक्शन है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग चलेंगे जरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है शरीर के अंदर? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। नर्वस टिश्यू का काम है शरीर के अंदर स्टिमुलस का ट्रांसमिशन और रिस्पॉन्स का ट्रांसमिशन करना। अब स्टिमुली क्या है? बाहरी वातावरण में किसी प्रकार का जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसके कारण आपके शरीर में जो अनुक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन करना। स्टिमुली क्या है? आपको कांटा चुभ गई तो ये आपके जहाँ कांटा चुभा है वहां पे दर्द होगा, संवेदना होगी, ब्लड भी निकल सकते हैं, तो ये आपका स्टिमुली है। इस स्टिमुली का ट्रांसमिशन ब्रेन की ओर करेगा, फिर ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स आएगी, वो आपके मसल्स में आ सकती है, आपके लिप में आ सकती है, आपके ग्लैंड में आ सकती है और उस ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। फिर आप अपने हाथ से उस कांटे को निकालते हैं तो कांटा का चुभना तो स्टिमुलस पैदा किया और कांटे का आपके द्वारा निकाल देना, हटा देना, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो इन्हीं दो चीजों का ट्रांसमिशन आपका नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू के कोई पार्ट नहीं है, इनका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो नर्वस टिश्यू के अंतर्गत जो जो चीजें हैं उनमें नाम आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल। यही तीन चीजों से हमारा नर्वस टिश्यू बना है। ब्रेन तो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है बॉडी का। आपके शरीर की हर एक्टिविटी कहीं न कहीं ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। आपका थिंकिंग, आपका लर्निंग, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके तमाम वॉलंटरी एक्शन जो भी है, चलना फिरना कूदना खेलना, ये सब जो भी काम है ये सब आपके ब्रेन से ही होते हैं। आपकी मेमोरी और आपके सारे सेंस ऑर्गेन्स ये सब आपके ब्रेन से अटैच होते हैं। सबका एक साइट है ब्रेन के अंदर, वहीं पर इसका सेंसेशन होता है। तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं। नर्व्स का ही एक दूसरा नाम है न्यूरॉन। मतलब नर्व्स को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। किताब में बहुत अच्छा इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक्सन, साइटोन, डेंड्राइट। 2 नर्व से जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं उस जंक्शन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और जहां पे सिनेप्स होता है वहां पर एक केमिकल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज को ट्रांसमिट करता है। उस केमिकल का नाम है एसिटाइलकोलिन और इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो नर्व सेल के बनावट को आप डायग्राम को भली भांति किताब की मदद से समझ के, नर्व सेल ही है जो आपके स्टिमुली को ले जाता है ब्रेन में और रिस्पॉन्स को भी लाता है आपके संबंधित अंगों में। अब आपको ठंड लग रही है तो आप ऊनी कपड़ा पहनने लग रहे हैं, तो ठंड का लगना तो स्टिमुली है और आपके द्वारा ऊनी कपड़ा पहनना उसका रिस्पॉन्स है। तो यही है स्टिमुली और रिस्पॉन्स। इसी का ट्रांसमिशन आपका नर्व सेल या न्यूरॉन करता है शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। तो नर्व सेल और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ये तो डायग्राम बनाना है किताब की मदद से। इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, माइलिन शीट भी, जैसे एक्सन, साइटोन, डेंड्राइट तो ये मेन भाग है, 3 पार्ट है। लेकिन इसमें और भी चीज है, नोड ऑफ रैनवियर होता है, माइलिन शीट होता है,
साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, जस्ट लाइक ये सेल है। और शरीर का सबसे लंबा सेल भी यही माना जाता है, नर्व सेल या न्यूरॉन। देखने में ये मुगदर या गधे की तरह दिखाई देता है, जिस तरह गधा होता है उसी टाइप का होता है। और हमारे शरीर में नर्व सेल का एक नेटवर्क है, पूरा एकदम पूरी बॉडी में ये नेटवर्क बिछा हुआ है। आपको किसी भी स्टिमुलस की सूचना आपके ब्रेन से तुरंत जाती है और आपका रिस्पॉन्स भी तुरंत होता है। आप खुद ही सोचिए कि गर्म तावे पर आपका हाथ पड़ता है तो आपको हटाने में कितना मिनट लगता है, कितना सेकंड लगता है, कितना जल्दी है आपका अंदर ये सूचनाओं का आदान प्रदान होते रहता है। तो ये नर्व सेल था। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट में आ गया है स्टोमेटा। आपको मालूम है कि देयर आर टीनी पोर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स through which leaf respire and loss of water through stomata is called transpiration। पत्तों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कुछ हद तक एक्सक्रेशन भी करता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन भी है, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है इसका और एक्सक्रेटरी फंक्शन भी है इसका। इसके अलावा एक और काम करता है कि पेड़ पौधा अपने जरूरत से ज्यादा पानी जो जड़ द्वारा आ जाता है उसको सरप्लस वाटर को ये इवेपोरेट करता है स्टोमेटा के द्वारा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट हैं। हमने पहले ही बताया था कि टिश्यू एनिमल में 4 तरह के हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। तो एरियोलर भी आया कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट है, एरियोलर और एडिपोज भी ना। तो एरियोलर टिश्यू का भी डायग्राम किताब में दिया है। एरियोलर टिश्यू में आपको तरह तरह के सेल मिलेंगे, प्लाज्मा सेल मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, कोलेजन मिलेंगे, उसमें व्हाइट फाइबर मिलेगा, येलो फाइबर मिलेगा। इसके अलावा माइक्रोफेज मिलेंगे, मास्ट सेल मिलेगा, रेटिकुलर माने रेटिकुलेट है, उसमें तरह तरह के प्रोटीन के धागे पतले पतले स्ट्रैंड बिछे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एरियोलर टिश्यू। इसमें माइक्रोफेज सेल और मास्ट सेल ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल जो होता है उससे 2-3 तरह का सेक्रेशन निकलता है, कुछ केमिकल निकलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल इसका है जिसका नाम है हिपेरिन। ब्लड डज नॉट क्लॉट विदिन ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ हिपेरिन। आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड की नलिकाओं में ब्लड नहीं जमता है, इसका कारण है कि हिपेरिन रहता है ब्लड में मिला हुआ, और जब कहीं कट जाता है, कहीं छिल जाता है, तो ये हिपेरिन हवा के संपर्क में आके निष्क्रिय हो जाता है और ब्लड बाहर में जम जाता है। लेकिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है हिपेरिन, और ये हिपेरिन मास्ट सेल के द्वारा सेक्रेट होता है। माइक्रोफेज सेल जो होते हैं ये काम करते हैं आपके शरीर के अंदर, भक्षण करते हैं माइक्रोब को। माइक्रोब अगर कोई आया होगा बॉडी के अंदर, बीमारी फैलाने वाले कोई जर्म्स आए होंगे, तो उनका नाश करने का काम माइक्रोफेज सेल का है। WBC के अलावा ये एक स्पेशल सेल है जो एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। ये भी टाइम टू टाइम आपके शरीर को इम्यूनिटी देता है, आपके शरीर को इम्यूनाइजेशन देता है। तो ये जो था कंपोनेंट ये हमने बता दिया इतना। अब फिर हम आगे लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। तो ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा। स्टोमेटा भी गार्ड सेल से घिरा होता है। 2 गार्ड सेल किडनी के आकार के होते हैं। गार्ड सेल की बनावट कुछ इस टाइप की होती है। एक किडनी के आकार का सेल होता है गार्ड सेल, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो जल की मात्रा पे निर्भर करता है। जल की मात्रा पत्ते में कितना है इसके आधार पर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। कुछ इस टाइप के गार्ड सेल होते हैं, देख लीजिए आप, ये डायग्राम, ये है गार्ड सेल,
इसी में आपके गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं, इस टाइप के डॉट 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 जैसा गार्ड सेल होता है। और यही जो स्पेस है यही है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है। और इसको हम लोग, इसको जो घेरे हुए है चारों तरफ से, इसी को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल बोलते हैं। तो अगर गार्ड सेल फूल जाएगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, पानी इसकी मात्रा इसमें ज्यादा होगी, तो उस समय गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग निर्भर करता है। ज्यादातर ट्रांसपिरेशन की क्रिया दिन में ही होती है, सूर्य के प्रकाश में ज्यादा होती है, ऐसे रात में होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन ऐसे ही होता है। तो गार्ड सेल और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है। और ये जब फूल जाता है तो गार्ड सेल जो है फूल जाता है, तो ये स्टोमेटा फूल जाते हैं। और जब गार्ड सेल में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये पोर्शन सीधा हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ना। तो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज्म को किताब की मदद से आपको जान जाना है। उसके बाद परीक्षा के ख्याल से जो और बातें हैं, जैसे टेंडन और लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन आपके मसल्स को बोन से जोड़ता है। मसल्स अगर बोन से जुटे नहीं होंगे तो शरीर गति कैसे करेगा? मसल्स के मूवमेंट से ही शरीर में गति होती है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। और लीगामेंट जो होता है वो दो बोन के को जोड़ता है आपस में, दो बोन। जैसे हमारे शरीर में यहाँ ज्वाइंट है, नी में घुटने में ज्वाइंट है, एल्बो में ज्वाइंट है, हर जगह हमारे शरीर में कई तरह के ज्वाइंट होते हैं। ये क्लास 6-7 में ही पढ़ाई होती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट और भी कई तरह के ज्वाइंट होते हैं। तो जहाँ पे दो हड्डियां एक दूसरे से आपस में जुड़ती है, जैसे ये घुटना में आप देखेंगे कि एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक है, एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक, मतलब घुटना के नीचे दो हड्डियां होती है, घुटने के ऊपर जांघ के बीच में एक हड्डी होती है, और बॉडी का सबसे बड़ा बोन इसी को माना जाता है थाई बोन को, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। तो ये स्केलेटन में आता है, कंकाल में आता है। तो ये याद रखना है कि टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल, वेयर एज लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, बोन से बोन को जोड़ता है, तभी ज्वाइंट पे इधर उधर हो पाते हैं, है ना। ये लिगामेंट के कारण हो पाता है। तो ये बातें थी। फिर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इसके कितने चीजों का डायग्राम आपको बनाना है। पैरेन्काइमा ये प्लांट में आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फ्लोएम, ये 5 वो तो डायग्राम आपको प्लांट में बनाना है। एनिमल में जो टिश्यू है उसमें वॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी और कार्डियक, ये तीनों बनाना है। नर्व सेल बनाना है आपको। अब जरा वॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी और कार्डियक मसल्स पे हम थोड़ा सा बात बता देते हैं। वॉलुंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, इनवॉलुंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, और कार्डियक शब्द का मतलब होता है हृदय, दिल, हार्ट, इससे संबंधित है ये वर्ड। तो वॉलुंटरी मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं। और वॉलुंटरी मसल्स का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। आपको एक छोटा सा हम डिजाइन बता रहे हैं। ये वॉलुंटरी मसल्स का एक डिजाइन है। इसमें अल्टरनेट डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाते हैं। फिर यहाँ ये डार्क बैंड हो गया और ये बीच में लाइट बैंड हो गया, फिर डार्क बैंड हो गया, फिर लाइट बैंड हो गया। तो डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं इसमें। और ये मसल आपकी हड्डियों से जुड़ा होता है, शरीर की एक्सी गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा चलना फिरना, ये हमारा वॉलुंटरी एक्शन है। हमारा हाथ उठाना, हमारा हाथ गिराना, हमारा दौड़ना, ये सब जो है ये उसमें इसी टाइप के मसल पाए जाते हैं। इसी को हम लोग स्केलेटल भी कह सकते हैं।
स्केलेटल भी कह सकते हैं, स्ट्रिएटेड भी बोला जाता है, स्ट्रिएटेड भी बोला जाता है, और इसको वॉलुंटरी भी बोला जाता है। 2-3 नाम होते हैं इसके। तो ये मसल्स आपके शरीर को गति देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरा है इनवॉलुंटरी मसल। इनवॉलुंटरी मसल जो होते हैं वो आपके विस्केरल ऑर्गन में पाए जाते हैं। इनवॉलुंटरी मसल्स का डिजाइन ऐसा होता है, इस टाइप के मसल्स होते हैं, दोनों ऊपर और नीचे नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये मसल्स आपके शरीर के अंदर के अंगों में है, जिसकी गति आपसे कंट्रोल नहीं होती है, ये अपने आप गति करता रहता है। जैसे ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में हो सकते हैं, ये आपके ब्लड वेसल में हो सकते हैं, तो इस टाइप का। और इसको स्पिंडल शेप्ड बोला जाता है, स्पिंडल शेप। इसके भी डायग्राम आपकी किताब में दिए हैं। तो स्पिंडल शेप्ड का ये मसल होता है, और फंक्शन में इसको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, स्मूथ भी, और इनवॉल्यूंटरी तो है ही है। ये 2-3 नाम इसके हो गए। उसके बाद कार्डियक मसल कुछ इस टाइप का होता है, एक दूसरे से ये मतलब कनेक्टेड होता है। कार्डियक मसल ब्रांच होते हैं, इस टाइप से ब्रांच हो सकते हैं ये कार्डियक मसल, यहाँ से भी ब्रांच हो सकता है। तो ये भी एक तरह का कार्डियक मसल से ब्रांच होते हैं, और ये मसल्स स्पेशली हार्ट में पाया जाता है। इस मसल्स की विशेषता ये है कि ये मसल्स रात दिन फैलता और सिकुड़ता रहता है, कभी नहीं थकता है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, दे नेवर गेट फैटिग, ये कभी नहीं थकते हैं। ये आपके हार्ट में पाया जाने वाला मसल्स है। तो ये मस्कुलर टिश्यू का ये कार्डियक टाइप है। तो ये सारी चीजें का डायग्राम किताब की मदद से देख के हमें बनाना है अच्छे से, और इसको स्कूल खुलने के समय दिखाया जाएगा। आपको दिखाना होगा कि आपने घर पे कुछ किया कि नहीं किया। असाइनमेंट के क्वेश्चन प्लस ये सारी चीजें डायग्राम हम देखेंगे आपके। इसके बाद नर्व सेल का एक डायग्राम, एपिथेलियम बता दिए, स्केलेटल भी बता दिए। स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज होता है। स्केलेटल में बोन हड्डी को कहते हैं, और कार्टिलेज उपास्थि को बोलते हैं। जैसे एट द नोज टिप ये कार्टिलेज होगा, पिन्ना ये कान का पार्ट ये कार्टिलेज है। तो ये तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लचीला है। और बोन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, सख्त होता है, रिजिड होता है। आप बोन को मोड़ नहीं सकते हैं, ये बोन आपका मुड़ नहीं सकता है। बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट से के मेल से बोन बनता है। इसीलिए बोन की मजबूती के लिए कैल्शियम लेना जरूरी होता है, ऐसा डॉक्टर लोग भी रिकमेंड करते हैं। बोन बनाने वाले सेल को बोला जाता है ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट। उसी तरह से कार्टिलेज बनाने वाले सेल को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो इन सब का टिश्यू, जैसे सेल आपके क्लास 9th का पहला चैप्टर था, टिश्यू उसका दूसरा चैप्टर है, मगर बायोलॉजी में ये दोनों बेसिक और फंडामेंटल माने जाते हैं। बायो की जानकारी हमें तब तक नहीं सही से होगी जब तक हम सेल और टिश्यू को ढंग से नहीं समझेंगे। ये एलिमेंट्री आइडिया आपको लेना है, ये बेसिक नॉलेज लेना है। इसलिए दोनों चैप्टर को एकदम सेल्फ स्टडी करके इसके एक एक टॉपिक को समझते हुए आपको सारे असाइनमेंट बनाने हैं, सारे डायग्राम बनाने हैं।